गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइकोफिजिक्स। व्हाट इज साइकोफिजिक्स अर्थात मनोभौतिकी क्या है और उसकी समस्याएं क्या है। मनोभौतिकी शब्द जो है सबसे पहले या इसकी जो हिस्ट्री है वो हम हिपोक्रेट से प्रारंभ होता है। वेबर ने भी साइकोफिजिक्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, परंतु वास्तव में जो साइकोफिजिक्स वर्ड है उसकी शुरुआत या साइकोफिजिक्स की जो शुरुआत है वो जीटी फिक्नर की एक बुक जो कि उसने 1860 में डेवलप की थी, एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स में से प्रारंभ हुआ। उन्होंने साइकोफिजिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले उस बुक में किया। उन्होंने मनोभौतिकी की डेफिनेशन दी, एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि मनोभौतिकी मन तथा शरीर के मध्य निर्भरता के प्रकार्यात्मक संबंधों का यथार्थ विज्ञान है। एन एग्जैक्ट साइंस ऑफ द फंक्शनल रिलेशंस ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन बॉडी एंड माइंड, अर्थात हमारे जो मन और शरीर के मध्य है, जो भी हमारा जो फिजिकल घटनाएं होती हैं, भौतिक घटनाएं होती हैं, हमारी शारीरिक घटनाएं होती हैं, उसका हमारे मन पर क्या इफेक्ट होता है, उनके मध्य जो रिलेशनशिप है उनको स्टडी किया जाता है। फेक्नर ने मनोभौतिकी को बहुत ही संकुचित शब्दों में डिफाइन किया, मतलब एक लिमिटेड सा उसने जो एरिया बताया है उसको डिफाइन किया है। यद्यपि फेक्नर ने अपने निष्कर्षों के आधार पर जो कंक्लूजन निकाला उसके आधार पर मनोभौतिकी की साइकोफिजिक्स की व्याख्या की है और उसे मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं कि बहुत ही लिमिटेड सी, इसका एक बहुत ही क्लियर नहीं है, ज़्यादा मतलब वास्ट नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा समअप सा एक उन्होंने दिया है, लेकिन उसकी जो साइकोफिजिक्स की जो उन्होंने मेथड्स दिए थे उनको उन्होंने स्वीकार किया है। उसके बाद में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जैसे जैसे इसका क्रेज बढ़ता गया वैसे वैसे उसको अलग अलग डिफाइन किया गया। सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जेम्स ट्रेवर ने एक डेफिनेशन दी है। वो ये कहते हैं मनोभौतिकी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की वह ब्रांच है, वह शाखा है जो फिजिकल स्टिमुली तथा सेंसरी इवेंट्स के मध्य फंक्शन एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की खोज करता है। अर्थात वो ये कहते हैं कि मनोभौतिकी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक उद्दीपकों तथा संवेदी घटनाओं के मध्य प्रकार्यात्मकता तथा मात्रात्मक संबंधों की खोज करता है। यानी वही चीज जो उसने ऊपर कहा था, यहाँ पे इन्होंने उसको डिफाइन करके ब्रॉड करके बता दिया कि भौतिक उद्दीपक और उसके द्वारा जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के कारण से जो चीज उनके बीच में जो संबंध है उनको स्टडी किया जाता है। फिर जेम्स ट्रेवर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि मनोभौतिकी वह विज्ञान है जो भौतिक घटनाओं तथा उनके अनुरूप मनोवैज्ञानिक घटनाओं के मध्य मात्रात्मक संबंधों की खोज करता है। Psychophysics has been regarded as the science that investigates the quantitative relationship between physical events and corresponding psychological events। अर्थात वो क्या कहते हैं, जो हमारे जो भौतिक घटनाएं हुई उसके द्वारा जो हमारी मनोवैज्ञानिक घटनाएं हुई, हमने एक भौतिक रूप से जो चीज की और उसके बाद में उसका जो मनोवैज्ञानिक उसका जो इफेक्ट हुआ, उनके मध्य जो आपस में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है। गिलफर्ड द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है उसको बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। उनके अनुसार मनोभौतिकी एक विज्ञान है। वो कहते हैं कि साइकोफिजिक्स जो है एक साइंस है। हमारे पास दो तरह की घटनाएं होती हैं। पहली जो है वो भौतिक घटना होती है, दूसरी वे घटनाएं होती हैं जो मनोवैज्ञानिक घटनाओं, जिन्हें हम मनोवैज्ञानिक घटनाओं का नाम देते हैं। इन दो प्रकार की घटनाओं के मध्य जो संबंध होता है उसे मात्रात्मक ढंग से अध्ययन किया जाता है, यानी क्वांटिटेटिव रूप से उनको
स्टडी किया जाता है। यह अपेक्षाकृत बहुत ही व्यापक, यानी एक देखने में एक बहुत ही विस्तृत, एक बहुत ही ब्रॉड सी डेफिनेशन है। वैसे तो हम मनोभौतिकी शब्द जो है से यह स्पष्ट होता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मनो और भौतिकी। मनो से हमारा तात्पर्य है, मनो को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं हम मनोविज्ञान से। और आधुनिक युग में मनोविज्ञान व्यवहार अनुक्रियाओं, यानी हमारा बिहेवियर और हमारी जो उसके बाद में बिहेवियर करते हैं तो उसके बाद में हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं, बिहेवियर और अनुक्रियाएं, यानी हमारा जो बिहेव और जो एक्टिविटी है का अध्ययन किया जाता है। मनोभौतिकी साइकोफिजिक्स में भौतिक घटनाओं, फिजिकल इवेंट्स को स्टडी किया जाता है। मनोभौतिकी मनोवैज्ञानिक घटनाओं, फिजिकल इवेंट्स तथा भौतिक घटनाओं, यानी हमारी साइकोलॉजिकल इवेंट्स तथा हमारी जो फिजिकल इवेंट्स हैं, उन दोनों के बीच के संबंधों को अपनी विषय वस्तु में सम्मिलित करती हैं, यानी एक सब्जेक्ट मैटर के रूप में लिया जाता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि मनोभौतिकी में अनुक्रिया तथा इससे उत्पन्न करने वाले उद्दीपक के मध्य मात्रात्मक संबंधों को अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, ध्वनि तरंग आयाम एक भौतिक गुण है, यानी हमारी जो ध्वनि तरंग है, हम किसी चीज को सुनते हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक भौतिक गुणधर्म है, भौतिक घटना है, फिजिकल एट्रीब्यूट है। और उच्चता, उसकी लाउडनेस, मतलब कितनी ऊंची है कितनी नीची है, उसके अनुरूप एक मनोवैज्ञानिक गुणधर्म है। जो हमारी आवाज थी, यानी उसका आवाज का जो एम्पलीट्यूड था वो तो एक तरंग थी, हमारी ध्वनि की जो तरंग थी, हमारी साउंड वेव थी, वो तो है हमारा गुण यानी फिजिकल एट्रीब्यूट है। और जो हमारी उसकी लाउडनेस है, वो लाउडनेस हमारा मनोवैज्ञानिक गुणधर्म है, हमारा मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल डायमेंशंस है, गुणधर्म है उसका। परंतु स्मरण रहे कि जैसा कि हमने संवेदना अध्ययन में किया था, इन चरों के बीच इस संबंध को इतना सरल व रैखिक नहीं होता, मतलब इनका जो रिलेशनशिप है वो इतना सरल नहीं होता। आधुनिक युग में मनोभौतिकी का अर्थ और भी अधिक व्यापक हो गया, उसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया गया है। आजकल इस क्षेत्र के अंतर्गत उद्दीपकों और प्रक्रियाओं, यानी हमारे स्टिमुलस और उनकी जो एक्टिविटीज हैं, जो हम रिस्पॉन्स देते हैं, उनके मध्य मात्रात्मक संबंधों को यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को उन कारकों के पर्सपेक्टिव, उन फैक्टर्स के पर्सपेक्टिव में करते हैं और इनके बीच के संबंध को प्रभावित करते हैं, यानी जो इनका जो संबंध है उसको किस प्रकार से, कैसे संबंध जो है वो शो होता है, उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये तो था हमारा साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स के बाद में हमारी कुछ साइकोफिजिक्स की जो है से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स के अंदर हम क्या लेते हैं कि साइकोफिजिक्स की प्रॉब्लम्स के अंदर हम लेते हैं कि बोरिंग ने जो है अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग प्रकार से इसकी प्रॉब्लम्स बताई हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे बोरिंग हैं, उन्होंने 5 प्रकार की इसकी प्रॉब्लम्स बताई हैं, कुछ ने इसकी 4 प्रकार की बताई हैं, कुछ ने इसकी 7 प्रकार की बताई हैं। तो टोटल मिलाकर जो है इसकी हम 8 प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सभी की अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सम अप करके, एक मिलाकर जो बनाते हैं वो हमारी 8 प्रॉब्लम्स हैं। वो 8 प्रॉब्लम्स जो हैं हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम साइकोफिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये लेते हैं कि थ्रेशोल्ड। व्हाट इज थ्रेशोल्ड? थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड मनोभौतिकी की एक प्राचीन विधियों का आधारभूत उद्देश्य जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड होता है, यानी देहली को डिटरमाइन करना होता है, का निर्धारण करना होता है। देहली का मापन भौतिकी मापन विमापर यानी ट्रांजिशन पॉइंट के रूप में किया जाता है। देहली शब्द का तथा इसका लैटिन पर्यायवाची जो है लाइम, जो देहली शब्द है, थ्रेशोल्ड वर्ड है, उसे हम लैटिन वर्ड, ये एक तरह का लैटिन वर्ड है और उसे हम जो लैटिन वर्ड जो बोला जाता है उसे लाइम के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि एक व्यक्ति अनुमान लगाता है। यह उद्दीपक विमापर एक ऐसा सीमा मूल्य है, एक वैल्यू है जो एक अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को भिन्न अनुक्रिया या कोई भी अनुक्रिया नहीं उत्पन्न करने वाले उद्दीपक से पृथक करता है। यानी वो क्या कहना चाहे? द वर्ड थ्रेशोल्ड एंड इट्स लैटिन इक्विवेलेंट लाइम मीन्स exactly
what one word guesses a boundary value on the stimulus dimensions separating the stimuli that elicit one response from the stimuli that elicit a different dimension separating the stimuli that elicit one response from the stimuli रिस्पॉन्स और नो रिस्पॉन्स। मतलब वो कह रहे हैं कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है, दूसरा स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स उससे अधिक भिन्न रिस्पॉन्स उत्पन्न कर सकता है या फिर वो नहीं कर सकता, उनके को जो डिफाइन करता है उसे हम थ्रेशोल्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रूम के अंदर एक रूम बना हुआ है, उस रूम के अंदर अगर आप उस रूम से एक कदम बाहर हैं तो आप उस रूम से बाहर कहलाएंगे। अगर एक रूम उसकी एक सीमा है, कुछ एक लिमिट है जिसके अंदर पैर रखते ही आप उस रूम के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में एक लिमिट है जिसके अंदर एक पैर रखते ही आप क्लासरूम के अंदर होंगे और एक पैर रखते ही आप उसके अंदर से बाहर होंगे। तो उस जो लिमिट है उसे हम थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे। यहाँ हमारी जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के अंदर इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट, यह इसे स्टिमुलस थ्रेशोल्ड भी कहते हैं और इसे एब्सोल्यूट इट इज आल्सो नोन एज स्टिमुलस थ्रेशोल्ड, लोअर थ्रेशोल्ड एंड लाइम और refers to the value of a quantitative variable at which stimulus is just detectable। मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर जस्ट हम किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, किसी स्टिमुलस को महसूस करते हैं, उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या स्टिमुलस थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम physical stimulus value which will produce a response 50% of the time। मतलब 50% जो है उसका रिस्पॉन्स उत्पन्न करता है। क्या कह रहा है वो? उद्दीपक का न्यूनतम मूल्य क्या है जिस पर प्रयोज्य विश्वसनीय ढंग से इसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के बीच में भेद करता है। अर्थात वह लेवल जिसके ऊपर हमें कोई भी चीज अनुभव होती है उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। अब हम इसे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अर्थात जो निरपेक्ष सहेली को हम न्यूनतम, गिलफर्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड, निरपेक्ष सहेली यानी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को उस न्यूनतम, उस मिनिमम वैल्यू, मिनिमम स्टिमुलस की मात्रा के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसका अनुभव यानी जिसकी जो फीलिंग है हमें 50% 50 बार हो तथा 50 बार ना हो, 50% हो और 50% ना हो, उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है कि हम एक चाय का कप लेते हैं, प्याला लेते हैं, बिल्कुल फीकी चाय का प्याला लेते हैं। उस फीकी चाय के अंदर साथ में हमारे शुगर रखी होती है। हम उस फीकी चाय के अंदर हम एक एक कण करके शुगर डालते जाते हैं। एक ऐसी सीमा आती है, एक ऐसा लिमिट आती है जिसके ऊपर शुगर का कण डालते डालते उसके अंदर एक कण डालने से वो चाय मीठी हो जाती है और उसी कण को अगर हम बाहर निकाल दें तो वो चाय फीकी हो जाती है। तो वह लेवल जिस पर हमें वो चाय मीठी महसूस हो रही थी उसे हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या प्रारंभिक देहली कहते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं, हमारा जो टेप है बंद होता है या टीवी हमारा बंद होता है, तो हम धीरे धीरे उसका वॉल्यूम जो है वो हाई करते जाते हैं। तो एक ऐसे लिमिट आती है जिसके ऊपर थोड़ा सा इंक्रीज करते ही आपको सुनाई देने लगता है और उसको डिक्रीज कर देंगे, उसको कम कर देंगे तो वो हमें सुनना बंद हो जाता है। तो ऐसे लेवल को, ऐसी लिमिट को हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड हमारी प्रॉब्लम है वो है डिफरेंशियल। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद में हम नेक्स्ट है डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड।
इसे हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का नाम भी देते हैं। किसी भी अनुभव में न्यूनतम या मिनिमम अनुभूति भिन्नता उत्पन्न करने के लिए उत्तेजना में कितना न्यूनतम परिवर्तन आवश्यक है, यह भिन्नताधेली कहलाता है। यानी भिन्नताधेली यानी डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड साइकोफिजिक्स की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड it is known as the just noticeable difference and refers to the amount of physical change necessary to bring about it and is just notified. It is a point on the physical continuum at some distance from the standard stimulus. According to Underwood, difference threshold is that physical stimulus difference that is noticeable 50% of the time. According to Diamoto, difference line is the minimum amount of stimulus change required to produce a sensation difference. ये थी हमारी इंग्लिश में डेफिनेशंस इसकी। अब उसके बाद में हम चलते हैं हिंदी में, आपको क्लियर कर देती हूँ ये क्या होता है। भिन्नताधेली की समस्या वह समस्या है जिसके अंदर द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, व्हाट इज रिसॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिटेक्टेबल चेंज इन द स्टिमुलस। मतलब वह कौन सा न्यूनतम या मिनिमम डिफरेंस है, चेंज है, मिनिमम चेंज है जो दो चीजों के मध्य जो है डिफरेंस कर देता है, उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। अर्थात डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड उद्दीपक मूल्यों के बीच में उस कम से कम अंतर की ओर संकेत करता है जिसका अनुभव जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म करने में सफल होता है। फॉर एग्जाम्पल वेट्स का एग्जाम्पल देते हैं इसके अंदर। वेट्स एक जो हम किसी व्यक्ति के हाथ में 42 का वेट रखते हैं और 50 का वेट रखते हैं और उससे या 42 का हम और 44 का वेट रखते हैं, तो उससे कंपेयर करने के लिए कहा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा वेट हैवी है। तो नेचुरल है वो 44 का वेट जो है हैवी बताएगा या 50 का वेट हैवी बताएगा और 42 का वेट जो है वो लाइट बताएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो उसने जो ये जो मिनिमम डिफरेंस था, उसने जो ये डिफरेंस जो नोट किया है कि ये हल्का है और ये भारी है, तो उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। 42 से 44 के अंदर जो डिफरेंस बताया, यानी ये जो 2 ग्राम का जो डिफरेंस बताया उसने कि 44 वाला हैवी बताया और 42 वाला लाइट बताया, तो ये जो 2 ग्राम का जो डिफरेंस है इसे हमने ये बताया कि ये हमारा डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड है। ये इसे 2 ग्राम के अंदर भी उसने इस डिफरेंस को महसूस कर लिया है। एक और इसका एग्जांपल जनरल हम अपनी लाइफ के अंदर दे सकते हैं कि जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं, हमने एक वॉल्यूम सेट कर, हम एक म्यूजिक सुन रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान काम में है और साथ साथ म्यूजिक भी चल रहा है। हमने एक लिमिट फिक्स करके कमरे में बैठे हुए उसको सुन रहे हैं। सुनते सुनते अचानक हमारा ध्यान अपने काम में है बिल्कुल, और अचानक हमारा कोई छोटा ब्रदर या सिस्टर कोई आता है और आते ही वो उसके वॉल्यूम के साथ में छेड़छाड़ करता है, उसके वॉल्यूम को कम कर देता है या बढ़ा देता है। तो हमारा हम जहां जिस काम में लगे हुए होते हैं उस काम को छोड़कर हम फटाफट हमारा ध्यान जो है उस काम की तरफ जाता है, उस म्यूजिक की तरफ जाता है कि कुछ चेंज हुआ है। या लाइट जल रही होती है, वो उस लाइट को दूसरी लाइट को जला देता है तो रोशनी थोड़ी तेज हो जाती है, तो एकदम से हमारा ध्यान जो हटता है। ये जो एक मिनिमम एक जो थोड़ा सा जो मिनिमम चेंज है जिससे हमें पता चल जाता है, उसे हम डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से इसके 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जो ये 2 एग्जाम्पल हैं ये इसके लिए इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आप अपने जब पेपर में लिखते हैं तो भी आप इसके अंदर अपने जनरल लाइफ से रिलेटेड इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं, या एक वॉल्यूम का एग्जाम्पल दे सकते हो,
या फिर वेट्स वाला भी एग्जाम्पल आप इसके अंदर दे सकते हो। थर्ड डायमेंशन इसकी जो प्रॉब्लम है वो है टर्मिनल थ्रेशोल्ड। टर्मिनल थ्रेशोल्ड, प्रत्येक हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक लिमिट होती है किसी चीज को महसूस करने की। जैसे हमारी आइज जो है वो एक सीमा तक ही, लिमिट तक ही देख सकती है, या उसके अंदर जो एकदम से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है, हमारी जो प्यूपिल है वो सिकुड़ जाती है, और सिलरी मसल्स जो है उसको सिकुड़ देती है तो छोटी हो जाती है, और इसी तरह से कम हो रहा होता है प्रकाश तो वो हमारी बिल्कुल फैल जाती है सिलरी मसल। तो इस प्रकार से जो है, इसी तरह से सुनने से संबंधित हमारी जो कान है 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं। अगर इससे ऊपर हो जाती है तो वो एक्सेस में हो जाती है, और उसकी वजह से हमें कुछ संवेदना नहीं होती, कुछ सेंसेशन नहीं होती, बल्कि दर्द की अनुभूति होती है। इसे हम टर्मिनल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लिमिट होती है, जिसके बाद उसे कोई भी रेलेवेंट संवेदना नहीं होती, वरना इसकी बजाय दर्द की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है यदि किसी उद्दीपक यानी स्टिमुलस की मात्रा या तीव्रता इत्यादि को बढ़ाते चले जाएं। तो एक सीमा ऐसी आ जाती है जिसके बाद उद्दीपक की जो संवेदना है वो हमें, सेंसेशन जो है वो न होकर हमें दर्द की अनुभूति होती है। इसे हम अंतिम देली या टर्मिनल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। As said earlier, our sense organs operate effectively only within certain range of stimulus intensity, as an individual cannot feel the presence of a stimulus which is below the physical continuum of the stimulus. Similarly, there is an upper limit above which some stimuli are not perceived by the individual. मतलब कोई भी जो चीज है उसे वो एक तरह की सेंसेशन नहीं होती, उसे परसीव नहीं कर पाता, बल्कि उसे इरिटेशन होती है, उसे उसमें दर्द की अनुभूति होती है, फीलिंग होती है। उसे हम टर्मिनल थ्रेशोल्ड का नाम देते हैं। ये हमारे 3 प्रॉब्लम्स हो गई हैं। नेक्स्ट हम हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर बाकी की हम 5 जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं इनको हम एक बार डिफाइन करते हुए, थोड़ा सा बताते हुए इसके बारे में, और हम बाकी की 5 प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो आपका ये वाला जो एक लेक्चर है, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो इसलिए ये वाला आप ध्यान से अपना लेक्चर सुनिए। यहाँ लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।